नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का इवोल्यूशन आरएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी जो चर्चा है वो भारत के जो एनर्जी रिसोर्स हैं, ऊर्जा संसाधन है, उस पर होने वाली है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और पिछले वाले लेक्चर भी आपसे उम्मीद करता हूँ आपने देखे होंगे। नहीं देखे तो जाके देखिए और साथ ही आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़। चलते हैं आगे इस क्लास में। बात करेंगे एनर्जी के 2 टाइप के सोर्स होते हैं। हम एनर्जी सोर्स पढ़ रहे हैं, उसमें हम बात करने वाले दोस्तों कि ऊर्जा के जो संसाधन हैं, हम उन्हें किस तरह से क्लासिफ़ाई कर सकते हैं। तो हम उन्हें परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में क्लासिफ़ाई करते हैं और इस तरह से वर्गीकरण करने का जो मुख्य आधार होता है दोस्तों मेरे, वो होता है कि टेक्नोलॉजी। कोई सा भी एनर्जी सोर्स होता है दोस्तों, उसमें आपके पास जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, वो पुरानी है या नहीं है। यदि वो टेक्नोलॉजी आपके पास पुरानी है, तो उन सोर्सेज़ को हम परंपरागत कहेंगे। जैसे मेरे कहने का मतलब ये दोस्तों कि हम जैसे कोयले से उन एनर्जी बनाते हैं, तो वो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत बन जाए। पेट्रोलियम हो गया दोस्तों, प्राकृतिक गैस हो गई, तापीय ऊर्जा हो गई, परमाणु ऊर्जा हो गई, कोल बेड मीथेन हो गई, शेल गैस हो गई। दोस्तों, पिछली आरएस प्रीलिम्स 2023 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा इन एग्जाम्पल्स को कि परंपरागत ऊर्जा संसाधन का मतलब क्या है। कि यदि अपने पास उस सोर्सेस को एनर्जी में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी अगर है, तो वो परंपरागत ऊर्जा स्रोत बन जाएगा। साथ ही हम एक आधार और ले सकते हैं जो सब्सिडरी आधार माना जाएगा, वो मुख्य आधार नहीं है। कि प्रदूषण की समस्या भी जनरली इनसे देखी जाती है और ये एक प्रकार से अनवीकरणीय प्रकार के सोर्सेज होते हैं परंपरागत, सिर्फ जल विद्युत को छोड़कर। ठीक है? मैंने बताया आपको दोस्तों कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत में 100% अपन ये नहीं कह सकते कि ऊर्जा पैदा करेंगे तो प्रदूषण होगा, नहीं कह सकते। क्योंकि जल विद्युत परंपरागत में शामिल है, क्योंकि अपने पास जल से विद्युत पैदा करने की टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन प्रदूषण भी नहीं हो रहा है। तो प्रदूषण को 100% अब आधार नहीं मानेंगे, लेकिन जनरली मेजॉरिटी जो सोर्सेज़ हैं परंपरागत वाले, उनसे हमें पॉल्यूशन की समस्या आती है दोस्तों। परंपरागत में टेक्नोलॉजी पुरानी होनी चाहिए। जनरल वे में देखें तो प्रदूषण की समस्या पैदा होती है। सामान्यतः अनवीकरणीय मतलब इन्हें वापिस हम रिनोवेट नहीं कर सकते, रीजनरेट नहीं कर सकते। जैसे कोयला हो गया दोस्तों, कोयला एक समय बाद खत्म हो जाएगा, तो वो खत्म हो जाएगा। फिर उसे बनने में मिलियन मिलियन साल लगते हैं, मिलियन ईयर लगते हैं बनने में। ठीक है दोस्तों? तो ये एग्ज़ाम्पल्स याद रखिएगा, आप तो मुख्य जोर दीजिएगा। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, थर्मल एनर्जी हो गई। ठीक है? परमाणु ऊर्जा हो गई, कोल बेड मीथेन हो गई, शेल गैस हो गई, ये सारी इसमें शामिल होगी। गैर परंपरागत की बात करें दोस्तों, तो इनका प्रयोग हमने कुछ दशकों से या अभी से शुरू किया है विकास, और साथ ही विकास इसका अभी चल रहा है, इन प्रोग्रेस भी चल रही है चीज़ें ये सारी। और इनमें हमें दोस्तों मुख्य चीज़ बात याद रखनी है, वो यही है कि ये एनर्जी जो सोर्स है, इसके लिए नई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। प्रदूषण की समस्या नहीं होती है इनसे, ये नवीकरणीय प्रकार के होते हैं। जल विद्युत हो गया, सौर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये जल विद्युत आप है ना, ये जल विद्युत दोस्तों काट के इधर लिखिएगा, जल विद्युत काट के इधर लिखिएगा। तो दोस्तों, तो जल विद्युत आप परंपरागत में लिख लीजिएगा और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा अपन आप गैर परंपरागत में लिखेंगे। बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है? ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इस प्रकार के एनर्जी के सोर्स हम गैर परंपरागत बोल रहे हैं, जिनके लिए टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी नहीं है, उनको हम गैर परंपरागत के रूप में बोल रहे हैं। आशा करता हूँ आपको चीजें याद रहेगी। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास एनर्जी, ये जो है लेटेस्ट है, गैर परंपरागत में शामिल होंगे दोस्तों। हाइड्रोजन वाली एनर्जी हो गई,
है ना? तो ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब बात करें एक और क्लासिफिकेशन, ऊर्जा के संसाधनों को हम अनवीकरणीय और नवीकरणीय के रूप में भी पहचान सकते हैं। तो अनवीकरणीय का मतलब क्या होगा? जिसे हम वापिस पैदा नहीं कर सकते। वापिस मतलब कोयला हो गया जिसे हम वापिस बना नहीं पाएँगे, बहुत टाइम लगेगा बनने में। तो जो बार-बार उपयोग में नहीं लिया जा सकता, जैसे सौर ऊर्जा को तो हम बार-बार उपयोग ले सकते हैं दोस्तों। सिर्फ हमें सोलर प्लेट लगानी है और अनलिमिटेड है वो। इसका जो एक्सेस होता है दोस्तों, इसे समझ सकते हैं अपन, ये जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है, इसका एक्सेस जो होता है, वो अनलिमिटेड होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? अनलिमिटेड। और अनवीकरणीय का जो एक्सेस होता है दोस्तों, वो लिमिटेड होता है। तो ये एक आधार हम समझ सकते हैं। साथ ही जो दोस्तों अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं, वो प्रदूषण की समस्या ये मुख्य होती है इनकी, और नवीकरणीय में प्रदूषण की समस्या दोस्तों नहीं होती है। अब इनमें एग्ज़ाम्पल देखें हम दोस्तों, तो एग्ज़ाम्पल क्या-क्या हो सकते हैं? कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गई, कोल बेड मिथेन हो गई, शेल गैस हो गई, थर्मल एनर्जी हो गई। जो नवीकरणीय ऊर्जा के एग्ज़ाम्पल्स हैं, उसमें सोलर एनर्जी हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, बायोमास, ज्वार की ऊर्जा हो गई, भू-तापीय ऊर्जा हो गई, जियोथर्मल एनर्जी, जल विद्युत हो गई और लघु विद्युत परियोजना हो गई। ठीक है? इस तरह से इसमें हम समझ सकते हैं कि ये एग्ज़ाम्पल जो हैं वो नवीकरणीय ऊर्जा के सोर्स के रूप में हैं। देखिए दोस्तों, ये आप आशा करता हूँ याद रहे रखेंगे। चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, और बात करते हैं हमारे ऊर्जा के सोर्स के रूप में। पहला जो सोर्स है वो है, हमें जो थर्मल एनर्जी मिल रही है दोस्तों, ताप के रूप में ऊर्जा मिल रही है। हम कह सकते हैं कोल से हम जो एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं दोस्तों, उसमें ये बात करेंगे कि ऊर्जा का जो मुख्य सोर्स है कोल, इस कोल से दोस्तों हमें एनर्जी मिल रही है। भारत का लगभग 80 टू 85% जो एनर्जी जनरेशन है दोस्तों, वो कोकिंग कोल से पूरा होता है, और भारत इसके लिए पूर्ण रूप से इंपोर्ट करता है इसको, यानी आयात के रूप में लाया जाता है। हमने अपनी अंतिम क्लास में दोस्तों राष्ट्रीय इस्पात नीति पढ़ी थी, और इस्पात नीति में हमने ये बात की थी दोस्तों, जो 2017 की है, कि हमें हमारे कोल के जो प्रोडक्शन, जो हम कोल का इंपोर्ट करते हैं, कोकिंग कोल का, उसको भी हमें घटाकर 65% तक लाना है। हमने बात की थी दोस्तों। आई होप आपको इसकी जानकारी होगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको जानकारी, चलिए, तो अब हम बात करेंगे कि कोयला कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए दोस्तों। कोयला हमारी एनर्जी, जो आज आप उजाले में पढ़ाई करते हो, आपके पंखे चलते हैं, कूलर चलता है गर्मियों में, हर चीज के लिए इसके पीछे कोयला ही आधार है। कोयला ही एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और टरबाइन घूमता है और एनर्जी बनती है। ठीक है? मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, वो आपके बन रही है, और उसे कन्वर्ट किया जा रहा है हमारे घरेलू विद्युत के रूप में। आपको समझ में आता होगा। तो बात करते हैं दोस्तों, कोयला किस प्रकार हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये हमने समझा। तो कोयले की जो मुख्य खदानें हैं दोस्तों, उसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इस चीज को, कि एनसीईआरटी का कंटेंट है, और इसमें से आपको जो जानकारी लग रही है इम्पोर्टेंट, वो आप नोट कीजिएगा, देखिएगा। कोयला महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है, जिसका मुख्य प्रयोग ताप विद्युत थर्मल एनर्जी जो है में किया जाता है। लोह के अयस्क के प्रगलन में किया जाता है। कोयला मुख्य रूप से 2 भूगर्भीय कालों में मिलता है, शेल क्रम में मिलता है। एक है गोंडवाना टाइप का, एक है टर्सरी निक्षेप। दोस्तों, आपकी जानकारी लिए बता दूं मैं, कि भारत में जो कोयला दोस्तों मिलता है, उसमें हमें ये जानकारी रखनी है कि भारत में
जो हमारा प्लेटी रीजन है, झारखंड तक, इसमें जो कोयला मिलेगा दोस्तों, और ईस्टर्न कोस्ट पूरा हो गया, वो आपको गोंडवाना टाइप का कोल मिलेगा। जो अपना नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है दोस्तों, इसमें आपको कोल मिलेगा, वो आपको टर्शी टाइप का कोल मिलेगा। टर्शी ड्रॉप टाइप का कोल जनरली 50 मिलियन ईयर अगो का ही है, जबकि गोंडवाना टाइप का कोल जो है दोस्तों, वो 250 मिलियन ईयर अगो का है। ये जानकारी आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब हमारी चर्चा का जो विषय है, हम जिस कोयले के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम भारत में मुख्य रूप से दो ही प्रकार के कोयले देख पा रहे हैं, एक गोंडवाना टाइप का कोल दोस्तों, और एक टर्सरी टाइप का कोल। और इनका टाइम फ्रेम की बात हमने कर चुके हैं हम, कि जो गोंडवाना टाइप का दोस्तों कोल है, वो कार्बोनिफेरस टाइप का टाइम का कोल है। और जो गोंडवाना कोल है दोस्तों, उसमें हम बात करें तो वो अच्छी क्वालिटी का है, इसमें कोई मतलब दुराई नहीं है। लेकिन ये सारे जो हैं वो नॉन कोकिंग टाइप पे आते हैं। नॉन कोकिंग का मतलब होता है जिसे हम अपनी स्टील इंडस्ट्री में यूज नहीं कर सकते। सिर्फ इसे हम हमारी जो विद्युत की आवश्यकता है दोस्तों, एनर्जी जनरेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, उसको पूरी कर सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको बात समझ में आती होगी। एनर्जी रिक्वायरमेंट हम पूरी कर सकते हैं। तो गोंडवाना कोयल जो कोला है दोस्तों, वो हमारे भारत में कहाँ-कहाँ मिलता है? उससे पहले एक बात ये भी आपको पता होनी चाहिए कि 80% जो भाग है भारत में, वो बिटुमिनस टाइप का कोल ही मिलता है। 80% बिटुमिनस टाइप का कोल मिलता है इंडिया में, और बिटुमिनस जो है कोल, वो अच्छी ग्रेड का कोल है। ठीक है? कोल के कितने टाइप होते हैं आपको पता है? कोल कितने प्रकार का होता है दोस्तों? उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है? कोल के बारे में आपको जानकारी है क्या? बता देते हैं आपको। चलिए, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। ठीक है। सबसे पहले होता है अच्छी क्वालिटी का, उसको बोलते हैं एंथ्रेसाइट कोयल। एक होता है एंथ्रेसाइट कोल, फिर होता है बिटुमिनस, फिर होता है सब बिटुमिनस, फिर होता है लिग्नाइट। ठीक है? और लिग्नाइट में आप राजस्थान में जानते ही हो, गिरिल बाद्रेस हो गया, कपड़ोड़ी जलीपा हो गया, ये एरिया लिग्नाइट वहीं से है। फिर होता है पिट टाइप का कोल। पिट टाइप का सबसे वर्स्ट होता है। अब ये जो है दोस्तों, ये सल्फर का कंटेंट जो है दोस्तों, सल्फर का कंटेंट कम होता जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ। सॉरी, सल्फर का कंटेंट बढ़ता जाएगा। मतलब एंथ्रेसाइट में सल्फर का कंटेंट सबसे कम है, लोएस्ट है। जैसे जैसे सल्फर का कंटेंट 200 बढ़ेगा, तो सल्फर का कंटेंट बढ़ने के साथ ही में क्या होगा, कार्बन की मात्रा 200 कम हो जाएगी, और अशुद्धियों की मात्रा यानी ऐश जो होता है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, उसकी ग्रेड खराब हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। बात करते हैं भारत में गोंडवाना टाइप के जो कोल्स हैं, वो जनरली आपको पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, जो प्लेटी रीजन है हमारा, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये प्रमुख कोयले के क्षेत्र हैं, रीजन्स हैं। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोल है, और वो क्षेत्र जो है हमारी दामोदर घाटी जो है, उसमें मिलता है। ठीक है? उड़ीसा झारखंड वाला क्षेत्र है। झारखंड बंगाल, ये कोयला पट्टी जो है उसमें स्थित है। और इस देश में मुख्य रूप से रानीगंज हो गया, इनके नाम याद रखिएगा दोस्तों। कोयला हमारे लिए एनर्जी सोर्स में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके लिए हमें कोल के रीजन्स याद रखने हैं। तो रानीगंज हो गया, जरिया हो गया, बोकारो हो गया, गिरिडीह हो गया, कर्णपुरा झारखंड हो गया। ठीक है? जरिया जो है सबसे बड़ा कोल क्षेत्र है, इसके बाद रानीगंज आता है। रानीगंज, जरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, याद रखिएगा आप इसको। और गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, सोन, ये 3 नदियां हैं, कोयला खनन क्षेत्र है ये। मध्य प्रदेश में सिंगरौली हो गया। तो इस तरह से आप दोस्तों रीजन्स याद रखिएगा कोल के। और साथ ही ये भी पता रहना चाहिए आपको कि भारत में गोल्डन टाइप का कोल मिलता है 80%, और बाकी जो है वो टर्शियरी टाइप का कोल मिलता है। नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों जो है, हमने बात की थी दोस्तों कि नॉर्थ ईस्ट में जो कोल हमें मिल रहा है, ये आपके टर्शियरी टाइप का कोल है। और जो हमारे सेंटर इंडिया में मिल रहा है, ये आपके गोंडवाना टाइप का। गोंडवाना टाइप के कोल जरिया हो गया, रानीगंज हो गया, बोकारो हो गया, स्टील प्लांट है बोकारो।
ठीक है? तलचर हो गया, कोरबा हो गया। ये रीजन्स आपको पता होना चाहिए। इधर झाबुआ, अंकलेश्वर, हजीरा, बसीन, मुंबई हाई, ये जो रीजन है, कलोल, वडोदरा। इधर डिगबोई हो गया असम का, शिवसागर हो गया, मोरान हो गया, ठीक है, माकुम हो गया। तो दोस्तों आई होप आप कोल से रीजन पता रखेंगे, क्योंकि एनर्जी के सोर्स में वो आधार बना के आपको क्वेश्चन कोल से रिलेटेड पूछ सकता है, उसकी माइंसों के बारे में जनरल क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। माइंस की लोकेशंस, आशा करता हूँ आप ध्यान रखेंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ में कोरबा हो गया, उड़ीसा में तलचर हो गया, रामपुर हो गया, महाराष्ट्र का वर्धा हो गया, कांकटी बांदेर, तेलंगाना में सिंगरेनी हो गया, आंध्र प्रदेश में पांडुर हो गया। और टर्सरी कोयले की बात करें तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड में पाया जाता है। और यहाँ पे दरानगिरी, चेरापूंजी, मेवलॉन्ग, लैंगरीन, पाकुम, जयपुर हो गया हमारा, ऊपरी असम, नजीरा, ठीक है, नामफूक हो गया, कालाकोट हो गया, जम्मू कश्मीर का कालाकोट, कालकोट याद रखिएगा, ये कालाकोट याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में। ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त हमारे भारत में कुछ कोयले, भूरा कोयला मिलता है, लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु हो गया, तटीय क्षेत्र में, ठीक है, गुजरात, जम्मू कश्मीर में। तो ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान में भी मिलता है लिग्नाइट का। तो इस तरह से कोल के बारे में जनरल जानकारी रखिएगा। और अब हम बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। हमें पढ़ना है दोस्तों मुख्य रूप से, वो है हमारी थर्मल पावर प्लांट जो है इंडिया में। और हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, आज के इस अध्याय में हम पढ़ रहे हैं दोस्तों ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत सोर्सेस। ठीक है? तो आशा करता हूँ आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। भारत में स्थित थर्मल पावर प्लांट की दोस्तों मैं बात करूँ, थर्मल पावर प्लांट का मतलब दोस्तों क्या हो गया? हमें थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे भी देखने को मिले दोस्तों, वहां हमें ये ध्यान रखना, इसके पीछे मुख्य रूप से सोर्स है वो कोल है। ठीक है दोस्तों, थर्मल पावर प्लांट जो है वो कहाँ लगे हुए हैं, ये अपने मुख्य रूप से आरएस प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम इसे देखने वाले हैं, तो विंध्याचल और सासन। विंध्याचल तो सबको पता है एमपी में है, लेकिन शासन नहीं पता, तो शासन याद रखिएगा। शासन करेंगे हम, विंध्याचल पर शासन करने वाले हैं। मुद्रा और सिक्का, ये सब गुजरातियों के पास ही है। गुजराती पैसे वाले हैं, क्या है? पैसा इसके पास बहुत है गुजरातियों के पास। मुद्रा भी गुजराती के पास है, सिक्का भी गुजराती के पास है। मुद्रा, मुद्रा और सिक्का। तो योकई, उकई, यूं थोड़ी वे गई, उकई मतलब यूं थोड़ी वे गई, उकई, उकई भी गुजरात के पास। तिरोदा और चंद्रपुर, चंद्रपुर महाराष्ट्र में आपको पता ही है। तिरोदा के बारे में याद रख लीजिएगा आप। तो दो आप, एक तो याद रखिए शासन हम करेंगे एमपी पर, और हम रौंद देंगे महाराष्ट्र को, तीर रौंद देंगे महाराष्ट्र को। ठीक है, रौंदना नहीं है, तीर रौंद देंगे, तीर से रौंद देंगे, ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा, महाराष्ट्र को तीर से रौंदना है। दादरी यूपी, रिहंद यूपी, ये प्लांट बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा में रहा है बहुत टाइम से, तो रिहंद को याद रखिएगा मेरे हिसाब से। सीपत छत्तीसगढ़ में है, सीपत दोस्तों। कल्चर उड़ीसा में, आदि आपको। सीपत छत्तीसगढ़, सीपत छत्तीसगढ़, सीपत छत्तीसगढ़, सी सी सी, प प प, त त त, सीपत, सीपत छत्तीसगढ़, सीपत छत्तीसगढ़। आशा करता हूँ याद रहेगा। तो थर्मल पावर प्लांट भारत में आपको याद रखने दोस्तों, ठीक है? थर्मल पावर प्लांट दोस्तों आप याद रखेंगे, आशा करता हूँ याद रखेंगे, याद रखेंगे ना? कुछ जानकारी दे दूं एक्स्ट्रा? चलिए, हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो दोस्तों हमारी थर्मल एनर्जी के जो स्रोत हैं, सोर्स हैं, उसमें एक तो कोला है, एक हमारी गैस है, एक डीजल है। ठीक है दोस्तों, कोयला जो है उससे हमारा 217 गीगावाट ये स्थापित क्षमता है हमारी।
स्थापित क्षमता, स्टेब्लिश मतलब इतनी एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और गैस से हम कितनी कर रहे हैं दोस्तों? 25 गीगावाट कर रहे हैं समथिंग। डीजल से कितनी कर रहे हैं दोस्तों? तो 0.5 गीगावाट कर रहे हैं। ये तीन डाटा हमें पता होना चाहिए कि कोल सर्वाधिक होती है, फिर गैस से, फिर डीजल से, इसमें थर्मल में है। थर्मल के सोर्सेज कौन कौन से हैं? कोयला है, गैस है, डीजल है। कोयला है, गैस है, डीजल है। याद रखेंगे? याद रखिएगा दोस्तों। और थोड़ी सी जानकारी और आप लीजिए कि जो हमारे थर्मल पावर प्लांट की हम बात करें, तो सबसे पहले जो इंडिया में दोस्तों थर्मल पावर प्लांट लगा था, वो हमें बात करनी है। हुसैन सागर करके हैं थर्मल पावर प्लांट। कहाँ लगा? तो ये आपकी हैदराबाद में लगा। कब लगा? 1920 में लगा। ये फर्स्ट फर्स्ट इंडिया का। के बाद हम बात करें तो 1975 में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो संस्था है उसकी स्थापना हुई, और ये थर्मल एनर्जी की रेगुलेशन रेगुलेटिंग बॉडी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप ये चीजें जहन में उतारेंगे आपने और ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि भारत में जो जल विद्युत है, जल विद्युत यानी हम वाटर से भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों। तो वाटर से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें भारत में सबसे बड़ी परियोजना जो है वो है कोयना प्रोजेक्ट। कोयना प्रोजेक्ट यानी कोयना मतलब कोई नहीं, कोई नहीं, कोई ना। ये भारत में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, भारत की महाराष्ट्र में स्थित है। कोयना प्रोजेक्ट भारत की सबसे बड़ी परियोजना कहाँ स्थित है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद में टिहरी बांध की मैं बात करूं, भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों। नाथपा जाखरी की बात करें, सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में है, भूमिगत परियोजना भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत के लिए। नाथपा जाखरी याद रखिएगा। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है, गुजरात में है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कंक्रीट का बांध है दोस्तों। जल विद्युत की बात कर लेते हैं। अब आपको याद क्या रखना है वो मैं लेक्चर में बताता रहूंगा, जहाँ पे भी आपको जरूरत होती है। तो इसमें से ये डाटा भी आप याद रख सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी परियोजना कोयना, महाराष्ट्र। कोयना, महाराष्ट्र, सबसे बड़ी परियोजना किसमें? जल विद्युत में है, जल विद्युत में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध आपको टिहरी पता ही है, भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है। सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में नाथपा जाखरी है, जो भारत की सबसे बड़ी भूमिगत परियोजना के रूप में हम इंक्लूड करते हैं उसको। और इसके बारे में आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे ना? याद रखिएगा। अब हम बात करने वाले दोस्तों हमारी जो थर्मल एनर्जी है, परमाणु ऊर्जा जो है दोस्तों, परमाणु ऊर्जा की बात करें। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि हम क्लास छोड़ देते हैं, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट डाटा था वो मैंने पीछे रखा है कि कौन कौन से स्टेट जो हैं वो कंट्रीब्यूट पवन ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में टॉपर हैं, वो करते हैं अपना दादा। वो एग्जामिनर पूछेगा और मैं सबसे लास्ट में पढ़ाने वाला हूँ। लास्ट तक आपको क्लास देखनी पड़ेगी। परमाणु ऊर्जा की बात करें, परमाणु ऊर्जा में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहले दोस्तों हम ये बात करते हैं परमाणु ऊर्जा की। तो परमाणु ऊर्जा में आपको जानकारी जानकारी होनी चाहिए कि 1948 में हमारे एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है होमी जहांगीर बाबा। उन्होंने एक परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। किसकी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की थी। और 1954 में इसका विभाग बन गया परमाणु ऊर्जा का। ठीक है, परमाणु ऊर्जा का विभाग बना। और फिर हम बात करें तो 1987 में नेशनल सॉरी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनपीसीआईएल की स्थापना हुई 1987 में। याद रखिएगा डेट, 1987 में एनपीसीएल की स्थापना हुई। ये क्या करेगा? मैनेजमेंट का काम करेगा। इस टाइप की एनर्जी का? तो न्यूक्लियर एनर्जी का। न्यूक्लियर एनर्जी का सबसे दोस्तों पहला प्लांट है भारत में। न्यूक्लियर एनर्जी एनर्जी का पहला जो प्लांट है दोस्तों वो आपके तारापुर महाराष्ट्र में लगा। और ये यूएसए के सहयोग से लगा। 1969 में लगा, तारापुर महाराष्ट्र में लगा, यूएसए के सहयोग से लगा। क्षमता है इसकी 1400 मेगावाट। और
1973 में, जस्ट 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर दोस्तों, प्लस 4 करिए आप, तो 1973 में रावतपाड़ा राजस्थान में जो चित्तौड़ में आता है, 1180 मेगावाट का कनाडा के सहयोग से हमारे पावर प्लांट लगा। इसका न्यूक्लियर एनर्जी का, इसका न्यूक्लियर एनर्जी का, परमाणु ऊर्जा का पावर प्लांट पर लगा रावतबाटा में 73 में, कनाडा के सहयोग से। विदेशी उपकरण प्रयुक्त करने वाली प्रथम परियोजना परमाणु ऊर्जा में हम बात करें तो कल्पक्कम तमिलनाडु में है। ठीक है। आरएस पूछ चुका है, आरएस ये एग्जाम है दोस्तों, आरएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कूडनकुलम वाला। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कूडनकुलम तमिलनाडु में है। रूस का सहयोग है। 2013 में हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी परियोजना है, 2000 मेगावाट की परियोजना है। कितने मेगावाट की दोस्तों? 2000 मेगावाट की है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा, 2000 मेगावाट की सबसे बड़ी परियोजना 2013 में रूस के सहयोग से स्थापित हुई, कूडनकुलम तमिलनाडु। केगा कर्नाटक में है परमाणु ऊर्जा का प्लांट, नरोरा यूपी में है, काकरापार गुजरात में है। और लेटेस्ट जो प्रस्तावित है दोस्तों, ये प्लांट की साइट्स याद रखिएगा, परमाणु ऊर्जा वाली प्लांट की साइट जरूर याद रखिएगा। नरोरा यूपी, रोरा, कौन रोरा? वहां का योगी रोरा। क्यों रोरा? मोदी जी अभी उसके अगेंस्ट में चल रहे हैं। योगी जो है गंजा सा, सॉरी फॉर दैट, लेकिन याद रखिएगा वो क्या है? रो रहा, मतलब न रो रहा। तो हम कह रहे हैं मत रो, न रो रहा, न रो रहा। यूपी, नरोरा यूपी, कौन सा प्लांट है? कैटेगरी याद रखिएगा, इसकी कौन सी कैटेगरी है? परमाणु, परमाणु ऊर्जा है ये। फिर हम केगा की बात करें तो ये केगा जो है, केगा है कर्नाटक, क से केगा, क से कर्नाटक, क से केगा, क से कर्नाटक, क से केगा, क से कर्नाटक। काकरा पार, खाकरा कौन खाता है? खाकरे कौन खाता है? खाकरा हम बात करें, खाकरा जेठालाल खाता ना, जेठा, जेठा खाता है। जेठा क्या है? गुजराती है। याद रखिएगा, काकरापार गुजरात में है। जैतपुर रत्नागिरी महाराष्ट्र, ये प्रस्तावित है दोस्तों, फ्रांस के सहयोग से बनेगा। और ये प्रस्तावित है जैतपुर रत्नागिरी महाराष्ट्र में, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेब्लिश होगा, प्रस्तावित है। याद रखिएगा, जैतपुर रत्नागिरी महाराष्ट्र में स्थित है, जैतपुर और रत्नागिरी। और ये प्रस्तावित पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है। सॉरी, थर्मल नहीं है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो जैतपुर में और रत्नागिरी में लगेगा। और महाराष्ट्र में को सहयोग करने वाला कौन है? तो दोस्तों फ्रांस, 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 फ्रांस सहयोग करेगा, फ्रांस सहयोग करेगा। हमारे यूएसए ने सहयोग किया, एक मित्र। दूसरा मित्र हमने रूस है हमारा, उसने भी सहयोग कर लिया। कनाडा हमारा मित्र है, उसने भी सहयोग किया। लेकिन अभी हमारे कनाडा से दिक्कत चल रही है। अब हम बात करें तो हमें कौन सहयोग करे, कौन सहयोग करे? फ्रांस हमारा हमेशा से मित्र रहा है। रूस जैसा रहा है वैसे ही फ्रांस रहा है, तो फ्रांस हमारी मदद करेगा दोस्तों। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ऐसा करता हूँ, आप अभी तक जल विद्युत देख चुके हैं, थर्मल विद्युत देख चुके हैं, परमाणु ऊर्जा देख चुके हैं। अब हमारी जो मुख्य कड़ी है, जिसमें हमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इन दो एनर्जी के सोर्सेस के बारे में पढ़ना है। उससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, अब हमारी जो यहाँ पे बात होगी दोस्तों, उसमें हम बात करेंगे, इस प्रकार हमें देखना है कि हमारी जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है दोस्तों वर्तमान में, वो कितनी है, और कौन कौन से सेक्टर इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये दोस्तों, दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि हमारी भारत में ऊर्जा की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, वो वर्तमान में 442 गीगावाट है। सबसे पहला फैक्ट, फैक्ट नंबर 1, 442 गीगावाट का डाटा याद रखिएगा, पॉइंट 8, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ इंडिया, उसमें हम बात करें तो सबसे ज्यादा आपको किसका दिख रहा है? बता सकते हैं आप? आप थोड़ा गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। थर्मल एनर्जी, थर्मल में भी कोल का 210 गीगा। फिर हम बात करें दोस्तों, तो 210 के बाद आपको लार्जेस्ट कौन सा दिख रहा है दोस्तों? जरा गौर फरमाइएगा। 16 ना, राउंड फिगर याद है क्या? 82 गीगावाट। फिर हम बात करें दोस्तों, तो आपको दिखेगा हाइड्रो पावर, जो जल विद्युत परियोजना है, 46, पॉइंट 93 है, ये 47 हो गया। फिर आपको दोस्तों कौन सा दिखेगा? तो देखिएगा,
विंड। तो ये क्रम याद रखिएगा। कोल हो गया, सोलर हो गया, हाइड्रो हो गया, फिर विंड हो गया। इस तरह से न्यूक्लियर का कंट्रीब्यूशन कितना आप देख सकते हो दोस्तों। 2% ओनली। 2% ओनली न्यूक्लियर का। कितना? 2% ओनली। कितना? 2%। बायो का कितना है? बायो का याद रखिएगा 10% है। 11% बायो का समझ सकते हैं हम। कह सकते हैं कि बायो का, दोस्तों बायो का 11% है, न्यूक्लियर का 2% है। The contribution of installed capacity in Indian energy sector। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है? इसमें आपको क्रम ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशन हमारे एनर्जी सेक्टर में कोल का है। और कोल का कितना है? तो 210 गीगावाट। जो ये डाटा है इंपॉर्टेंट फिगर है, तो ध्यान रखिएगा। फैक्ट नंबर 2। सोलर का कितना है याद रखिएगा? 82 गीगावाट है। विंड का 46 से 47 है, लार्ज हाइड्रो का। न्यूक्लियर का सिर्फ 2% है। न्यूक्लियर का सिर्फ 2% है इंडिया में। यानी न्यूक्लियर में एक्चुअली हम समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसके लिए हमें अभी तक भी वैसी अच्छी टेक्नोलॉजी, हमारे पास एनहांस टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं डेवलप हुई। और एनर्जी सेक्टर में दोस्तों हमने हमारे वैश्विक स्तर पर जो हमें एसडीजे गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमने नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन एनडीसी के टारगेट तय किए थे। और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हमने क्या किया गया था कि वर्ष 2030 तक हमें 45% जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज थे, ठीक है, कोल हो गया, तो इनको हमें एमिशन को कम करना है। हमें क्या करना है कि हमारे जो एमिशन है, जो कार्बन एमिशन है उसको कम करना है। कार्बन के एमिशन को हमें कम करना था, उसके लिए हमने टारगेट तय किए, उनको भी पूरा करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उसकी तरफ हम मूव ऑन करना पड़ेगा। हमारा नेट जीरो का 2070 का टारगेट है। नेट जीरो बाई 2070। तो ये कैसे पूरे होंगे दोस्तों? ये हमें रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं दोस्तों उनको बढ़ावा देना पड़ेगा। हमें मिशन लाइफ जो G20 का हमें से दोहराया गया था, G20 में भी लाइफ को, और ये ऑप्ट कब किया गया था? तो कोप 26 जो हुई थी हमारी ग्लासगो में नवंबर 2021 में दोस्तों, उसमें ये लाइफ करके मिशन लाइफ, द लाइफ ऑफ फॉर एनवायरनमेंट। लाइफ का मतलब फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? लाइफ फॉर एनवायरनमेंट, यानी हमें पर्यावरण के लिए जीना है, न कि पर्यावरण को हमें क्या करना है? अबॉलिश करना है या उसको खत्म करना है। ठीक है? पर्यावरण को हमें नष्ट नहीं करना, पर्यावरण के लिए जीना है। ये सबसे बड़ा मिशन है जो हमें ग्लासगो में कोप 26 में हमने ऑप्ट किया था। G20 में इसे बार बार मोदी जी ने दोहराया भी था, आपको शायद पता हो तो। क्योटो प्रोटोकॉल हमारा 1997 का, वो भी हमने रिनोवेट किया। उसमें भी एक्चुअल में क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, लाइफ हो गया, और हमारे जो एनडीसी हो गए, इनका ऑल ओवर टारगेट है कि कार्बन का एमिशन कम करना है। कार्बन का एमिशन जिस दिन कम हो जाएगा दोस्तों, उस दिन हमारी लाइफ की सस्टेनेबिलिटी, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड सही हो जाएगा। हमारी जीवन की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। यही टारगेट है। बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको? और इंस्टॉल कैपेसिटी के बारे में दोस्तों आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि हमारे जो सोलर एनर्जी की हम बात करें उसमें टॉप 5 इंस्टॉल्ड में, सोलर एनर्जी में कैपेसिटी में, इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी में टॉप 5 स्टेट का नाम याद रखिएगा। राजस्थान पहले स्थान पे है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है, कर्नाटक तीसरे स्थान पे है, आंध्र प्रदेश चौथे पे है, गुजरात पांचवे पे है। आपको 3 याद रखिएगा। राजस्थान फर्स्ट, तमिलनाडु दूसरा, कर्नाटक तीसरा। ठीक है? राजस्थान में आप याद रखिए बड़ला सोलर पार्क है जो 2245 मेगावाट का है। ठीक है? तो ये सबसे बड़ा पावर प्लांट है, थर्मल सोलर पावर प्लांट है राजस्थान। और कंट्रीब्यूट भी हम इंस्टॉल कैपेसिटी में हम बात करें तो राजस्थान तो ऊपर है। एज पर 2024 के जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग ये चीजें हैं जिसमें हम राजस्थान को टॉप रखे हैं, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, और फिर आंध्र प्रदेश। आप 3 याद रखिए टॉप के, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक। और इसी तरह से दोस्तों आप याद रखिएगा हमारे जो विंड एनर्जी में टॉप 5 स्टेट है,
उनके तीन के नाम याद रखिएगा। तमिलनाडु रैंक 1 पे है, गुजरात रैंक 2 पे है, महाराष्ट्र रैंक 3 पे है। तमिलनाडु में मुपद्दल करके एक विंड फार्म है, मुपद्दल। मुपद्दल का नाम याद रखिएगा, तमिलनाडु में है, जो सबसे बड़ा है वहां का। ठीक है। तो तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। तमिलनाडु सोलर एनर्जी में तो सेकंड नंबर पे है। ठीक है। सोलर में तो सेकंड पे है, विंड में 1 पे है। याद रखिएगा। हम तो ऐसे ही याद रख सकते हैं हम। ये जो हमारा तमिलनाडु है, वो याद रखिएगा। तमिलनाडु जो है हमारा, वो सोलर में और विंड में हम बात करें, तो विंड में तो नंबर 1 है, सोलर में नंबर सेकंड है। तो सोलर में नंबर 1 कौन है? राजस्थान है। विंड में नंबर 1 कौन है? तमिलनाडु है। तो सेकंड कौन है? विंड में गुजरात है। सन सिटी तो राजस्थान में ही हो सकती है, सबसे ज्यादा गर्मी राजस्थान में पड़ती है। सन सिटी तो राजस्थान ही हो सकती है। तो नंबर 1 पे कौन रहेगा? राजस्थान रहेगा। किसमें? सन में, यानी सोलर एनर्जी में। गुजरात विंड में फर्स्ट पे ले जा सकते हैं। गुजरात के लोग बहुत ज्यादा दारू पीते हैं, दारूडी होते हैं, तो ये उड़ते भी ज्यादा हैं, तो विंड में फर्स्ट अपन किसको रखें? गुजरात को नहीं रख सकते। क्यों? उड़ते ज्यादा हैं, थोड़े से ज्यादा उड़ते हैं, इसलिए इनको नंबर रैंक 2 दो आप। 1 मत दो। 1 किसको दो? तमिलनाडु को। तमिलनाडु को दो 1, तमिलनाडु को दो। 2 गुजरात को दो। 2 गुजरात, 2 गुजरात, 2 गुजराती हो गए। 2 मतलब ज्यादा ज्यादा लगते हैं, तो गुजरातियों के 2। गुजरातियों के 2 मतलब गुजरातियों के, लगाओ शॉर्ट। ठीक है। याद रखो। तो इसे आप याद रख सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में सोलर एनर्जी के प्लांट हैं कुछ इंपॉर्टेंट, उसके नाम याद रख सकते हैं। बड़ला है, पावागढ़ कर्नाटक का है, कुर्नूल आंध्र प्रदेश का दोस्तों, रेवा एमपी का है, कुमठी तमिलनाडु का है। रेवा एमपी, कुर्नूल आंध्र प्रदेश, पावागढ़ कर्नाटक, बड़ला राजस्थान, कुमुथी तमिलनाडु। दोस्तों, सोलर एनर्जी पावर प्लांट के नाम याद रख लीजिएगा आप। पवन ऊर्जा में मुपद्दल है तमिलनाडु का। और हमें जैसलमेर। ठीक है। पवन ऊर्जा में जैसलमेर भी हमारी जो यहाँ पे तो जैसे में छतरियाँ है ना, हम बात कर सकते हैं जिसमें जो डेजर्ट रीजन है, जैसे अमेरिका वेस्टर्न जो पोर्शन है। ठीक है। जिसमें कि राजाओं की जो छतरियाँ हैं, वो वाला जो रीजन है, वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। वहाँ पे विंड एनर्जी के बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों। आप शायद कभी गए भी होंगे, है ना? बड़ा बाग की तरफ गए ना? बड़ा बाग गए हैं क्या कोई? बड़ा बाग जैसलमेर, वहाँ पे आपको बहुत सारे विंड पावर प्लांट लगे दिखेंगे। ब्राह्मणवेल, दलगांव, ये है महाराष्ट्र में। ये हमारे विंड के पावर प्लांट है। नाम याद रखिएगा। मुपद्दल का, इधर याद रखिएगा बड़ला का। मेगावाट याद रखिए 2245 काफी क्षमता। पावागढ़ कर्नाटक। पावागढ़ कहाँ का है? याद है ना आपको? पावागढ़ कहाँ का है दोस्तों? एक सेकंड, रिचेक करने दीजिएगा मेरे को। पावागढ़ कर्नाटक का ही दोस्तों, सोलो पार्क है पावागढ़ कर्नाटक का, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कभी कंफ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन पावागढ़ कर्नाटक में, पावागढ़ गुजरात में मत कर देना। देखो कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको कितनी बड़ी चीज बता रहा हूँ, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज, सब्सक्राइब कीजिएगा। पावागढ़ कर्नाटक में है, प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। पावागढ़ कर्नाटक में है, याद रखिएगा, गुजरात में नहीं है। पावागढ़ ने गरबे में, एक गरबे का डांस नृत्य होता है, उसमें भी शायद गाना आता है पावागढ़ वाला। पावागढ़ अपन गुजरात में समझ लेना दोस्तों मेरे। रेवा एमपी, रेवा एमपी, रेवा एमपी, रेवा एमपी। कुमुति, 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 कुमुति तमिलनाडु। जो अटपटा नाम है कुमुति, वो तमिलनाडु। इंडिया में फ्लोटिंग जो तैरते हुए सोलर पावर प्लांट है, ओंकेश्वर बांध जो है हमारा एमपी का, नर्मदा नदी पर है, 600 मेगावाट का है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट ओंकेश्वर बांध एमपी में है, जो नर्मदा नदी पर है, 600 मेगावाट की क्षमता के साथ है। रामागुंडम तेलंगाना में है, एनटीपीसी द्वारा निर्मित है, रामागुंडम तेलंगाना। कयमकुलम केरल, कयमकुलम केरल टाटा पावर प्रोजेक्ट द्वारा विकसित है। याद रखिएगा दोस्तों, ये सारा इंपॉर्टेंट है, फैक्ट सारे इंपॉर्टेंट, ऑल फैक्ट इंपॉर्टेंट।
कयमकुलम, रामगुंडम, ओंकेश्वर। अब हम बात करें जो जियोथर्मल एनर्जी होती है दोस्तों, जियोथर्मल एनर्जी जो होती है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको जियोथर्मल एनर्जी के बारे में पता होगा। जियोथर्मल एनर्जी जनरली क्या होता है कि जो जमीन से अंदर से पानी निकल रहा होता है, तो वो पानी इतना गर्म होता है, तो हम उसको एनर्जी के रूप में यूज कर सकते हैं, एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। भारत में जैसे हम बात करें तो हिमाचल में हमारा मणिकरण करके है, ठीक है। मणिकरण बहुत फेमस है, मणिकरण मणिकरण का, ठीक है। मणिकरण मणिकरण का जो हॉट स्प्रिंग्स है, हॉट स्प्रिंग्स वो इंपॉर्टेंट है बहुत सारे, ठीक है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश का। इसी तरह से पुगा घाटी है लद्दाख की, चुमथांग है लद्दाख का, तातापानी है छत्तीसगढ़ का, सूरजकुंड है झारखंड का, मणिकरण है हिमाचल प्रदेश का, खम्म है तेलंगाना का, राजगीर है बिहार का, तपोवन है उत्तराखंड का, सोहना है हरियाणा का, कैम्बे है गुजरात का। याद कौन सा रखना है? पुगा घाटी याद रखिएगा लद्दाख का, तातापानी छत्तीसगढ़ का याद रखिएगा, सूरजकुंड झारखंड का याद रखिएगा, मणिकरण हिमाचल प्रदेश का याद रखिएगा, राजगीर बिहार का याद रखिएगा, सोहना हरियाणा का याद रखिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। आशा करता हूँ पसंद आई होगी, तो आपको समझ में भी आई होगी। अब इस क्लास में हमने क्या-क्या सीखा, तो हमने थर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, इनके पावर प्लांट देखे कहाँ-कहाँ एस्टेब्लिश है। साथ ही हमने देखा दोस्तों कि हमारी जो विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी है, इसमें जो रैंकिंग है, वो रैंकिंग कौन, मतलब हम देख सकते हैं तो रैंकिंग में कौन फर्स्ट है, सेकंड है, वो हमने देखा विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में। हमने किस-किस में देखा दोस्तों? तो ये देख सकते हैं आपने विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी की जो टॉप 5 स्टेट लिस्ट है, इसमें आपने देखी है, ठीक है? आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आती होगी, ठीक है? इस तरह से हमारा जो एनर्जी वाला जो चैप्टर था दोस्तों, वो भी अब खत्म हो चुका है। तो मैं अपनी इस क्लासों में डे 1 में मैंने राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन गलियारे पढ़ाए थे, फिर औद्योगिक क्षेत्र पढ़ा दिए भारत के मैंने, मैंने ऊर्जा के संसाधन करवा दिए आपके। तो दोस्तों हम 3 चैप्टर कर चुके हैं, तो हमारे 5 टॉपिक और बचे हुए हैं अभी तक। तो हम इस क्रम में चलेंगे उल्टे से ऊपर। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आएगी, और बस एक ही उम्मीद है और एक मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। थैंक यू, टिल देन बाय बाय ऑल। थैंक यू सो मच।